Born in a slum near the railway tracks of Pune, Mr. Ramakrishna Gaikwad's early life was defined by scarcity of space, of resources, and often of hope. But even in those harsh beginnings, a quiet fire burned, a deep desire to rise, to learn, and one day help others do the same. Today, he stands as one of the most trusted voices in mutual fund distribution, not because of flashy growth or viral success, but because of something far rarer: unshakable integrity, relentless discipline, and a heart fully committed to service. Over the years, Mr. Ramakrishna has become more than just a distributor. He's an educator, a mentor, and a quiet champion for financial empowerment, especially among ordinary families seeking extraordinary change. On this episode of Catalyst, we sit down with Mr. Ramakrishna to explore the journey behind the impact, the story of a man who chose purpose over comfort and service over shortcuts. We don't know what part of his story will move you the most, but we know this: it's one you won't forget. Let's hear his story. Welcome to the podcast. We call it Catalyst. इस पॉडकास्ट में आप आए, बहुत अच्छा लगा। इस पॉडकास्ट का जो मेन उद्देश्य है, जो हम जिसके लिए मैंने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया, कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने कि पिछले 20 साल 25 साल की जर्नी में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन समहाउ वो स्टोरीज बाहर नहीं आती। तो हमने बोला कि यदि हम अपने अच्छे चैनल पार्टनर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिन्होंने कि 20 साल की जर्नी में इतने अच्छे काम किए हैं, हमें उनको बाहर लेके आना। और जब हमने पूना मार्केट देखा तो सबसे जो ऊपर नाम मुझे दिखा, जब आपकी स्टोरी जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि राम से कोई अच्छा पार्टनर हो ही नहीं सकता है पुणे मार्केट की, क्योंकि आपकी जर्नी सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर की जर्नी नहीं है। आपकी जर्नी में इमोशंस भी हैं, आपकी जर्नी में हार्डशिप भी है, आपकी जर्नी में कुछ अलग है जो शायद मैं बहुत कम लोगों में देखता हूँ। तो आज इस जर्नी का स्टार्ट, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपकी जर्नी स्टार्टिंग में बहुत अलग थी। आप एक हार्डशिप में लाइफ जी रहे थे, और टिपिकली क्या होता है जब मैं आपका देखता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, तो आई थिंक मैं रिलेट कर सकता हूँ कि आपने उस जर्नी को कैसे ओवरकम किया। एंड टुडे व्हेन आई लुक एट योर AUM व्हिच इज वन ऑफ द यार्डस्टिक, क्योंकि लोग उसके पीछे की जर्नी को नहीं देखते। तो व्हाइल AUM ऑफ 470 crore व्हिच विल सून टच 500 crore इज वन पार्ट ऑफ इट, बट वी वांट टू सी द जर्नी बिहाइंड, हाउ यू ऑल स्टार्टेड, आपकी इनिशियल बचपन, उसके आगे कैसे बीता और कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए। ओके, एक तो आपका शुक्रिया कि मुझे यहाँ आपने बुलाया और मेरी जर्नी शेयर करने के लिए प्रोत्साहित आपने किया। तो मैं एक ही बोलूँगा कि जैसे बिलीव इन योरसेल्फ है, इस पॉडकास्ट से कम 5-10 भी अगर कैटलिस्ट क्रिएट हुए तो भी हम बोल सकते हैं कि ये पॉडकास्ट का पर्पज सफल है जी। अगर 2-4 लाइफ भी चेंज हुई जी, और वो होगी एंड तक, जब एंड होगा जी, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में थॉट आएंगे और फिर से बिलीव इन योरसेल्फ वैसे होगा। तो जनरली स्टार्टअप कैसे कि मैं तो पैदा हुआ था स्लम में, मतलब एक झुग्गी झोपड़ी, जो बारिश में, आज जैसे मुंबई में रेड अलर्ट या बारिश है, वैसे बारिश में पानी गिरने वाला, नीचे ज़मीन पूरी भीगी हुई, उस पर प्लास्टिक का पेपर डाल के उसके ऊपर फिर हम सोते थे। जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और आज पहुँची है 470 करोड़ के एसेट तक जी। लेकिन इस जर्नी में जो बचपन से एक स्लम में पैदा होके फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके 10 तक, बीच बीच में ऐसे ही टाइम पास, क्योंकि स्लम एरिया तो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ना है, या स्कूल में पुणे में ही था, पूरा पुणे में ही, चिंचवड़ में ही। तो वो जर्नी में सिर्फ स्कूल में कुछ खाने को मिलता है, या बिस्किट मिलता है, या मिल्क मिलता है, तब मिल्क, ड्रेस, शूज, सब कुछ मिलता था गवर्नमेंट PCMC स्कूल से, वो मिलना था, इसलिए हम जनरली वो पर्पस था। वैसे करते करते फिर चीट करने की आदत लगी। फिर 9th स्टैंडर्ड में प्रिंसिपल ने ही कैच किया चीट करते समय, और फिर उस साल फेल। अच्छा, 9th फेल, जैसे 12th फेल है, 9th फेल। फिर उसके बाद थोड़ा सीरियसनेस आया, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा की इच्छा थी कि हम कुछ पढ़ के अच्छे बने। पापा तो डेली मतलब वेज लेबरर थे, रोड पर चौराहे पर रुक के वहाँ पर जो भी काम मिलेगा, और दोनों भी इलिटरेट, मम्मी पापा। तो उनका एक ख्वाहिश थी कि बच्चे पढ़े और बड़े बने, क्योंकि हम 4 भाई 1 बहन, और काम करने वाले सिर्फ पिताजी।
तो घर ऐसे गरीबी में चल रहा था और हम भी टाइम पास के लिए, मैं तो टाइम पास के लिए पढ़ रहा था। फिर जब 9th में फेल हुआ उसके बाद सीरियसनेस आया, फिर 10 12 हुआ विदाउट चीटिंग, और बाद में पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने एमए में इकोनॉमिक्स में एमए कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएट। एक और पॉइंट था कि मुझे सुनने में आया कि अपनी फैमिली के पहले एमए ग्रेजुएट्स हैं आप। हाँ। अपनी फैमिली, ये सही है क्या? फैमिली या खानदान भी बोल सकते हैं। खानदान बोल हाँ। सकते हैं। तो अभी जैसे 9th फेल होने के बाद मेरा एक्चुअल एजुकेशन स्टार्ट हुआ। ओके। क्योंकि मम्मी की इच्छा थी कि ये पढ़े, हाँ। और उसने बोला था कि तुझे पढ़ना है ये पढ़, वरना स्कूल बंद करनी है, छोड़ना है तो तू छोड़, दोनों चॉइस तेरे हाथ में है। लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मम्मी ऐसे बोल रही है माँ, तो अगर आई की इच्छा है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं दोबारा स्कूल गया और स्टार्ट हुआ, फिर एंड हुआ एमए इकोनॉमिक्स हुआ। अपनी फैमिली में तो, या खानदान जो बोल सकते हैं क्लोज, उसमें मैं फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट और पेरेंट इलिटरेट। उसके बाद मैं 2002 में पास आउट हुआ, और हर एक छुट्टियों में मैंने बचपन से काम किया था। मतलब 10th स्टैंडर्ड में वो अपना गन्ने का जूस जो मिलता है वहाँ पर ग्लास साफ करने का काम किया था, 8 रुपीज़ डेली। फिर 12th में पापा के कंपनी के उधर ही लेबरर। फिर ग्रेजुएशन में डोर टू डोर मार्केटिंग। और जब पोस्ट ग्रेजुएट बना, एक्चुअल में पोस्ट ग्रेजुएट बनने के बाद भी फेल ही था, क्योंकि जो छुट्टियाँ थी रिजल्ट तक की, मैं क्रेडिट कार्ड का काम किया था वो 2 महीने, और वो पेट्रोल पंप पर एटीएम सेंटर के बाहर रुक के, और जो पुणे में आईटी कंपनीज है उनके बाहर के 5 स्टॉल पर रुककर मैं क्रेडिट कार्ड बेचने का काम करता था, पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन। मतलब एक्चुअल में फेल ही था। और उसके बाद इस फील्ड में आया था। ये कैसे हुआ? ये कैसा जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? तो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, जब पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, 2 महीने की छुट्टियों में क्रेडिट कार्ड बेचने का काम किया। उसी टाइम पर एक यूनिवर्सिटी में सीडैक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक इंजीनियर थे, और उन्होंने बोला था कि मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ वो आईप्रो का चाइल्ड प्लान था, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैं तो क्रेडिट कार्ड बेचने गया था, लेकिन आते समय मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, और ऐसे ही थॉट आया कि अगर ये आदमी ये प्रोडक्ट मांग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो नीड है, और इसमें कुछ तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर मैंने उनको बोला, मनोज सिन्हा नाम था, तो उनको बोला कि मैं कल आपको डिटेल ला के देता हूँ। फिर मैंने जाके ढूंढा ऐसे ऐसे प्रो का ऑफिस किधर है। तब तो कुछ इंटरनेट भी नहीं होगा, इतना इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं। फिर वो ऑफिस ढूंढा, वहाँ से ब्रोशर लिए। अभी एक्चुअल मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा काम तो हो गया था। लेकिन एक कमिटमेंट मैंने दी थी उस आदमी को कि मैं ला के देता हूँ। वो कमिटमेंट के कारण मैंने जाके उसको ब्रोशर दिए, और फिर आके उस ऑफिस में पूछा कि ये बेचने के लिए क्या करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने बोला एक एमफी की एग्ज़ाम होती है, वो देनी पड़ेगी, और उसके बाद आप इस बिज़नेस में आ सकते हो। तो जब एमफी की एग्ज़ाम में बैठा तो मेरे साथ वाले सारे फेल हुए, और मैं अकेला पास हुआ था। तो पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है। तो 6 महीने तो ऐसे ही चले गए, क्योंकि उससे पहले मैंने इंश्योरेंस का एजेंसी लिया था 2003 में, और म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था 2004 में। तब मेरे ही एक गुरु है कृष्णा पांडरे, अब भी जानते हो उनको। तो उन्होंने बोला कि राम, तू खुद का म्यूचुअल फंड का क्यों नहीं स्टार्ट करता। तो मैंने बोला उनको कि एग्ज़ाम तो मैंने पास की है, 4-5 महीने पहले ही पास की है। बोले सर्टिफिकेट लेके आ, और वो फिर कैंप्स में जाके कार्ड निकालना पड़ता है। तो वैसे ये म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट हुई। अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 20-21 साल हो गए आपकी जर्नी के। एक तो जो हम देखते हैं वो आपका एएम देखते हैं, कस्टमर देखते हैं, आप इतने फैमिली को मैनेज कर रहे हैं। बट मुझे बताएं कि अगर आपके इनिशियल 5 इयर्स की जर्नी को मैं देखूं, जहाँ पे कि आपने बिल्ड किया, उसमें मुझे ऐसा लगता है, जब मैं आपकी जर्नी रिलेट कर पाता हूँ, कि आपने वो सब कुछ देखा ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड डेज, और वंस यू स्टार्टेड योर दिस करियर। सो आप उस इन्वेस्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस जर्नी को खुद से देखा, और आपका एक बहुत पैशन होगा कि मैं लोगों के लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करूं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा काम है, ये सिर्फ
लोगों को जाके प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं, ये आप लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। और जैसे आज हमारी इंडस्ट्री ने आप जैसे बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज किया, आपने अपने कस्टमर के ज़िंदगी को आपने चेंज करा। तो अगर उस 5 साल की जर्नी को अगर आप स्लाइटली हाईलाइट करेंगे, कैसे रहा, कैसे आपने स्टैब्लिश किया मार्केट में, क्या क्या चीज़ें करी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या हमारे जो चैनल के पार्टनर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आपसे सीखेंगे और प्रॉब्ली दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट सम पार्ट ऑफ इट। तो इनिशियल स्टार्ट तो ऐसा हुआ था कि नेचुरल मार्केट मेरे पास जीरो था, क्योंकि एक तो स्लम से आया था तो कोई पैसे वाला नहीं था, होगा ही नहीं कोई। हाँ। आप जानते भी होगे ऐसे लोगों को हाँ, जिनके पास तो, पैसे नहीं थे। हाँ, और रिलेशन भी रिलेटिव में भी कोई नहीं था कि हाँ। पैसे वाला, तो नेचुरल मार्केट तो जीरो था। हाँ। तो मुझे काम करना पड़ा 100% कोल्ड कॉलिंग पर। तब एक येलो पेजेस की डायरेक्टरी आती हाँ। थी, तो वो ढूंढ के हाँ, तो वो डायरेक्टरी से मैं एरिया वाइज या जो कंपनी के ओनर है उनके नंबर ढूंढता था, और डेली ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल के ऑफिस में ही बैठ के 50 to 60 कोल्ड कॉल करता था, फ़ोन कॉल डेली। फिर उसमें से 5-10 हाँ बोलते थे, फिर वहाँ से 2-3 कॉल होते थे, और वैसे फिर जाके वो एक तरीका मैंने यूज़ किया था। और दूसरा एक तरीका किया था कि हिंजवड़ी या फिर अपना तलवड़े आईटी कंपनी जहाँ जहाँ है उनके गेट के बाहर जाके रुकता था, और वहाँ पर 1 पेजर बांटता था। जैसे ही लोग चाय या सिगरेट पीने आते थे या लंच के बाद बाहर आते थे, तब जाके वहाँ पर मैं 1 पेजर बांटता था। ये पेंशन फंड, ये मल्टी कैप, ये NFO, ये सब कुछ ऐसा। तो 10 रुपये वैसे। तो लोग आके वो 1 पेजर लेते थे, और वो 1 पेजर 2-3 स्टेप के बाद फेंक देते थे डस्टबिन। तो तब बुरा लगता था कि हम इनके अच्छे के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका सीरियसनेस नहीं है। फिर वैसे मतलब 500 में से 1-2 क्लाइंट होते थे। जब 500 बांटते थे तब 2-3 क्लाइंट होते थे। तो मैंने वो नंबर तब से कैच किया था कि जब मैं 50 कॉल करूंगा तो 4-5 अपॉइंटमेंट मिलेंगे, उसमें से 1-2 पॉलिसी या 1-2 क्लाइंट मिलेगा। वैसे ही ये स्टॉल एक्टिविटी या ये कि 500 लोगों को जब वो 1 पेजर दूंगा तो 1-2 क्लाइंट। तो मुझे अगर क्लाइंट बढ़ाने हैं तो मुझे सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने थे। मतलब 50 की जगह 100 लोगों को फ़ोन करो, 500 की जगह 1000 लोगों को 1 पेजर बांटो। फिर कभी कभी ATM के बाहर, मतलब हर एक वो काम किया जहाँ क्लाइंट को मैं कुछ ना कुछ उनके हाथ में दूँ, क्योंकि नेचुरल मार्केट तो था ही नहीं। और सारे आज भी क्लाइंट मेरे जितने भी है वो सारे इस बिजनेस में आने से पहले मुझे जानने वाला कोई भी नहीं है। मतलब आज अगर 470 करोड़ है तो उसमें से इस बिजनेस में आने से पहले वाले जितने क्लाइंट है या नॉन लोग हैं उनके मेरे पास 2 करोड़ रुपए भी नहीं है। पूरा मार्केट आपने क्रिएट करा है, पूरे अननोन लोगों से बिजनेस किया है। तो MFD या डिस्ट्रीब्यूटर उनको भी मैं वही बोलूँगा कि आप नेचुरल मार्केट से बाहर हट के अगर कुछ अलग जगह एक्सप्लोर करते हो, जैसे ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी या वैसे, कि आपको वहाँ पर ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। हम फंसे रहते हैं अपने नॉन लोग, 150 लोग, दोस्त लोग, अगर उन्होंने ना बोला तो फिर डर जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और फिर वो क्योंकि डर लगता है कि मैं अननोन आदमी को जाके कैसे करूं। लेकिन अगर वो डर खत्म हुआ तो ग्रोथ लिमिट नहीं है। मतलब आज भी इतना मार्केट है कि आप कोई उतना एक्वायर कर ही नहीं सकता, कितना भी काम करे, इतना ह्यूज रॉ मटेरियल है। ये जो अपॉर्चुनिटी वाली बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा लेट से आऊँगा। मेरा जो पहला इंटरेस्टिंग जो आपके डिस्कशन से मुझे समझ में आ रहा है कि एक तो आपके पहले 5 साल की जर्नी थी जहाँ पे कि आपने वो सारी चीज़ें करी, 1 पेजर डिस्ट्रीब्यूट करना और जो आपने वाला लोग फेंक देते, और मैं आपके पिछले 5 साल की जर्नी देखूँ तो कम्प्लीटली आपने चेंज कर ली। आप पॉडकास्ट में दिखते हो, आप चैनल पे दिखते हो, आप वीडियो बनाते हो, आपके वीडियो कितने व्यूज़ आते हैं। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? बिकॉज आज की डेट में यदि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी को देखता हूँ तो एक चैलेंज मुझे दिखता है कि वो ट्रांजिशन, कि मैं पहले ये करके सक्सेसफुल हो गया, अभी वही करते रहना है। और यहाँ पे एक राम गायकवाड़ हैं जिन्होंने कि एक सर्टेन तरीके से काम किया,
सर्टेन लेवल पे पहुंचे, फिर उनको लगा कि नहीं बस अब ये काम नहीं करने वाला, अब मुझे अपने आप को चेंज करना है, और आपने वो अपने आप में चेंज लाया, और उसमें भी आप उतने सक्सेसफुल हैं जितने की प्रॉब्लम पहले 5 साल में थे। ये ट्रांजिशन आप कैसे करते हैं और कैसे आप लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे? चेंज जो बोलते हैं ना कि चेंज इज कांस्टेंट, यस, और जब हम नहीं चेंज होंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हर बार कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा, चले ना चले, लेकिन कोशिश हर बार अलग करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने ये पॉडकास्ट वगैरह भी, मुझे डर लगता था कैमरे के सामने आके बात करने में। एक जस्ट इंसिडेंस बता देता हूँ उससे पहले का। जब मैं क्रेडिट कार्ड में था, एक अच्छी नंबर 1 IT कंपनी इंडिया की, उसके HR ने सिर्फ मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए बाहर निकाला था। और तब के मेरे वो मैनेजर को उसने बोला था कि जिस आदमी को अंग्रेजी भी नहीं आती उसको तूने इधर कैसे भेजा, जो कि वो लेडी भी महाराष्ट्रियन थी, मैं भी मराठी था। फिर भी उनके दिमाग में इंग्लिश का इतना इंग्लिश। तो आज हमारी कम्युनिटी में भी वही है कि हम बात नहीं कर सकते या डर जाते हैं। क्या होगा, 1-2 पॉडकास्ट गलत हो जाएंगे, 1-2 रील गलत होगी, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल रही और उससे आपका बढ़ गया तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। अभी जैसे मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट किया था 3 साल पहले, 1.5 साल पहले। उससे पहले मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। तो ऑटोबायोग्राफी फिर पॉडकास्ट, इससे क्या हुआ कि लास्ट 1 ईयर मतलब पिछले 22 साल में सबसे हाईएस्ट ईयर था क्लाइंट एक्वाजिशन का 2024-25। अच्छा, नए 500 क्लाइंट मैंने एक्वायर किया एक साल में। एक साल में पिछले 22 साल का हाईएस्ट क्लाइंट एक्वाजिशन रिकॉर्ड है। तो इस एट्रीब्यूशन आप किसको देते हैं, क्यों ऐसा हुआ? ये जो चेंज हुआ मैं, ओके, कि मैं जो 10-12 लोग या 100-500 लोगों के पास ही इंडिविजुअल पहुंच सकता था, लेकिन ये पॉडकास्ट ऑटोबायोग्राफी ये जो आई उससे मैं लाखों लोगों तक पहुंच गया। तो एक तो वहां से ज्यादा बिजनेस नहीं आया, लेकिन वो पॉडकास्ट या ये स्टोरी जो आई या ऑटोबायोग्राफी, उससे क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे उनका ट्रस्ट स्ट्रांग हुआ, उनका भरोसा और बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया, खुद जाके अपने रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड जो भी है उनको रेकमेंड किया कि तू जाके राम को मिल। और मैं पर्सनली बोलता हूँ पिछले 10 साल में मैंने किसी क्लाइंट को कभी भी फोन नहीं किया कि पैसा इन्वेस्ट करूँ, और मेरे फोन जाता ही नहीं। और मैक्सिमम मेरा पिछले 10 साल का बिजनेस है ओनली रेफरेंसिंग, ओनली मार्केटिंग का खर्चा 0, ओनली रेफरेंसिंग पर पूरा बिजनेस है पिछले 10 साल से। और ना मैंने कभी किसी क्लाइंट को अपनी जेब से चाय पिलाई है, ना खाना खिलाया है, ना कभी गिफ्ट दिया है, कुछ 0। वो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट को चाहिए सिर्फ ट्रस्ट। और वो मैं ट्रस्ट देता हूँ, क्योंकि लोग ही बोलते हैं कि तू सिर्फ राम को एक बार मिल, करना है नहीं करना है वो तेरा कॉल है, सिर्फ एक बार उस आदमी को मिल। और दूसरा कि एग्जिस्टिंग सारे लोगों को एक है कि राम कुछ गलत कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा ट्रस्ट है लोगों। तो वो ट्रस्ट फैक्टर के कारण। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी जो मैंने लिखी उसमें सब कुछ लिखा है, स्लम से लेके क्या क्या जुए खेले मैंने, क्या क्या किया, कितना मतलब बुरा जो किया वो मैंने हाईलाइट किया है वहाँ पर। तो उसके कारण लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया। और जितने भी मेरे पॉडकास्ट आए मेरी पर्सनल स्टोरी पर, 3-3, 4-4 लाख लोगों ने देखे हैं। तो उतने लोगों तक मैं पहुंच पाया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चेंज के कारण। वरना मैं आज क्या होता, 2019 में 100 करोड़ टच हुआ था, आज 100 का कितना होता, 200 होता। ट्रेडिशनल ही रहता, ट्रेडिशनल आप जो कर रहे थे वही कर रहे हो, वही कर रहा था, तो 100 का 200 इनफैक्ट यही हो रहा है आज की डेट में। अगर मैं जब आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ तो वो ये जो आपने पार्ट बोला ना, आपने वो डिसाइड किया कि चेंज लाना है अपने आप में, ये चेंज बोलना आसान है बट इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आज जो लोग सुन रहे हैं वो सुन के वो इंस्पायर्ड तब हो जाएंगे कि यार मैं भी कर सकता हूँ, बट वो करने के लिए उनको कंसिस्टेंटली उसके प्रति मेहनत करनी होगी, माइंडसेट को चेंज लाना होगा। और ये मैं स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, कि अगर आप एक इंक्रीमेंटल चेंज आप अपने तरीके में लाएंगे
तो इसका इम्पैक्ट जो आपने बोला कि वो एक चेंज compounding। लाने से कितना बड़ा कंपाउंडिंग हुआ। हम जिस बिजनेस में वो कंपाउंडिंग का बिजनेस है। एक कंपाउंडिंग इन्वेस्टर के लिए वेल्थ मैनेजर या फंड मैनेजर करते हैं, स्टॉक मार्केट करता है। दूसरा कंपाउंडिंग है जहाँ पे कि एमएफडी का अपना बिजनेस कंपाउंड होता है। Yes। तो अगर आपने वो इंक्रीमेंटल चेंज अपने बिजनेस में लाया तो उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट फॉर द लॉन्ग टर्म आप उसको क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। वो जैसे बोलते हैं ना डोमिनो इफेक्ट, यस, कि आप जस्ट एक वो पट्टी को टच करोगे, उसके 10 टाइम्स बड़ी पट्टी वो हिट करके जाके हिट करेगी और गिर जाएगी। यस। तो वही डोमिनो इफेक्ट जो बोलते हैं। आपने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला जो मुझे लगा कि आपने बोला ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है आपके Yes। लिए। और मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं सेम पॉइंट को, तो आपके दिमाग में एक ये भी है कि मैं 200 लोगों को करोड़पति बनाऊं। और आई एम श्योर आपने इस जर्नी में काफ़ी लोग बन चुके हैं। कहीं ना कहीं इस सब का फाउंडेशन ट्रस्ट है। और आई थिंक आपके डिस्कशन में ये आ रहा है कि आप कस्टमर के प्रति बहुत लॉयल है। Yes। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर है। एंड आई थिंक अपने बिजनेस में अगर आपने वो सही से कर लिया, जहाँ पे कि कस्टमर के बारे में आप सोच रहे हैं, ना कि आप अपनी ग्रोथ देख रहे हैं। और ये हमने बहुत सुना है, बट मैं आपसे समझना चाहूँगा आपने इसको इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि सुनना एक बात है, प्रीच करना एक पॉइंट है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत अलग पॉइंट है। Yes। और जब आपकी जर्नी का नेक्स्ट पार्ट में देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि आपने फाउंडेशन इतना स्ट्रांग किया कि अभी आपका नेक्स्ट टारगेट ये नहीं है कि मेरा एम कितना है, आपका टारगेट ये है कि मैं 200 लोगों को और करोड़पति बनाऊंगा। करोड़पति, हाँ। तो ये हाउ रोल ऑफ ट्रस्ट एंड जो भी आपने करा अपने बिजनेस में, हाउ दिस विल हेल्प यू टू अचीव दैट गोल जो आपका नेक्स्ट बिग गोल है। तो एक्चुअल ये 200 करोड़ सिर्फ नंबर है। 200 लोग हाँ। करोड़पति बनाना, हाँ। ये सिर्फ नंबर है। Right। कुछ तो नंबर चाहिए, हाँ। इसलिए वो दिया था। और वो टारगेट 2 साल पहले रखा था, 5 साल में मुझे 200 लोगों को करोड़पति बनाना है। अभी जिस एरिया से मैं आया था, मतलब पूरी गरीबी देखी थी, तो चेंज तो लाना था। राइट। और मैं अकेला दुनिया नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, लेकिन मैं एक आदमी को बदल सकता हूँ। अगर एक आदमी, एक फैमिली अगर बदल गई और अच्छी आदत उसको लगी इन्वेस्टमेंट की, और उससे वो अगर 1500 रुपए से भी अगर स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे जाके वो भी करोड़पति बन सकता है। बिल्कुल। अगर वो एक फैमिली में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई और ऐसे 200 फैमिली में आई, तो उनको बच्चों को तो वो गरीबी देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या है, 200 फैमिलीज अगर फिनेंशियली फ्री हुई, तो उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट इनटू अगर 10 मतलब क्लोज रिलेटिव, Yes। उसके उस हाँ। फैमिली के 10 क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड, 1 into 10 होगा, मतलब 200 into 10, तो 2000 लोगों को। फैमिलीज बदल सकती है। और वो जोत से जोत जलाते चलो, यस। दिए से दिए जलाओ। वैसे फिर एक 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 ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर हजारों लोगों तक अगर वो चेंज आता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल फ्रीडम, तो दुनिया बदलने में ज़्यादा देर नहीं होगी। बहुत और नाइस। वो एक सिर्फ एक आदमी, हाँ। मुझे एक एक फैमिली को बदलना है। जो गरीबी मैंने देखी है, वो मेरी पुरानी, मतलब लोग जो भी जानते हैं या मेरी अभी नेक्स्ट जनरेशन, उनको वो दिन देखने की जरूरत नहीं है। और जब एक फैमिली में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तो उनके बच्चों का एजुकेशन वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। वरना आज इंडिया में अगर रियल में देखा जाएगा ना, गरीब या स्लम या लोअर मिडिल क्लास में सिर्फ पैसा नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चों का टैलेंट मर गया है। उनके सपने मर गए हैं। टैलेंट था, लेकिन अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो टैलेंट वहाँ पर ही दफन हुआ है। और आगे मेरा मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है कि ये टैलेंट आगे जाके दफन ना हो। बहुत अच्छी वो एक सपना है मेरा, और वो एक 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 से बढ़ते जाएगा। दूसरा, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या रिटायरमेंट के बाद का विजिबिलिटी नहीं है। अभी बच्चे बड़े बन गए, उनके साथ अगर नहीं रहे तो पेरेंट वही गरीबी में जी रहे हैं जिन पेरेंट ने बच्चों के लिए अच्छा सब कुछ किया, लेकिन आज उनको ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। मतलब ये सबसे डरावना सच है। सही बोल, बिगेस्ट ट्रुथ है।
मतलब वो अगर बच्चों को नहीं पढ़ाते और खुद का रिटायरमेंट प्लान भी तो करते फिर ना, उनका बहुत अच्छा होता है। फिर भी अच्छा होता। हाँ। बच्चे जो करना है वो कर हाँ, लेते, हाँ। क्योंकि ऐसे गिने चुने एग्जाम्पल है कि बच्चों के लिए पेरेंट ने सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज बच्चे संभालने के लिए रेडी नहीं है। हाँ। तो ये दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है, चाइल्ड एजुकेशन एंड सेकंड रिटायरमेंट रिटायरमेंट प्लान है। और आज इतने सीनियर पेरेंट रोते होंगे ना कि हमने अगर अपनी रिटायरमेंट पर ध्यान दिया होता तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। और आप इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ाने में फोकस हो प्लस वो रिटायरमेंट प्लानिंग पे भी फोकस करें। आपने जब एक ऑटोबायोग्राफी लिखी फिनिक्स राइजिंग स्लम टू मिलियनेयर, और जब मैं ये बुक का नाम देखा, मैं बुक पढ़ूंगा, आपने मुझे दिया है, मैं इसको लिंक कर रहा था कि इट्स सच ए इंस्पायरिंग स्टोरी कि आज एक आदमी जो स्लम में पैदा लिया, जो स्लम की लाइफ देखी, और आज उसने पिछले 20 साल में बहुत सारे लोगों को स्लम की जर्नी से बाहर निकाला। ब्रीफली यदि आप मुझे इस स्टोरी के बारे में बताएंगे कि क्या इंस्पायर्ड किया आपको, जो जिसकी वजह से आपने ये बुक लिखा, और इस बुक का मेन सार क्या है, यदि आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। तो फिनिक्स राइजिंग स्लम टू मिलेनियर, या फिनिक्स भरारी, जो मराठी में बुक लिखा था मैंने, फिनिक्स भरारी स्लम टू मिलेनियर, और उसी को फिर मैंने ट्रांसलेट किया फिनिक्स राइजिंग स्लम टू मिलेनियर। जब लॉकडाउन लगा 20 में, 19 से ही मैं, मतलब डायरी तो बचपन से लिखता था, लेकिन 19 में जब मैं अपने बुक का लिखने का सोच रहा था कि अपना मरने से पहले घर में डायरी तो लिखी होनी चाहिए बचपन से, ताकि मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी पढ़ सके कि मैं कैसे बना हूँ और कैसे ग्रूम हुआ हूँ। उसके लिए मैंने 19 से ही पूरा स्टोरी अपना लिखना स्टार्ट किया था। लकीली बैड लक के लिए कोरोना आ गया। कोरोना में जो लॉकडाउन लगा उसमें फिर टाइम मिल गया। और एक चेंज क्या था कि मैं कोरोना से पहले ही डिजिटल में शिफ्ट हुआ था। मेरा बिजनेस कोरोना से पहले आप स्टार्ट किया? 85% मेरा बिजनेस डिजिटल में गया था। तो कोरोना का हिट मेरे बिजनेस के लिए कुछ नहीं बैठा। दूसरा और एक है, जैसे लास्ट ईयर मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर था क्लाइंट एक्विजिशन का, वैसे कोरोना के 6 महीने मेरा हाईएस्ट नेट सेल था पिछले 15-20 साल का। बिकॉज़ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जो आपने किया, तभी मैंने ये बुक लिखना स्टार्ट किया। और ये बुक इसलिए लिखा कि 19 में जाके मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ था। ओके, खुद का आपका इंडिपेंडेंस मेरा मतलब एक टारगेट था कि पहले से डर लगता था मुझे कि एट द एज ऑफ 42 मैं मर जाऊंगा, ऐसा लग रहा था मुझे। तो मैंने टारगेट रखा था कि 2018 में जब मैं 42 एज का होऊंगा, उसके बाद मैं जिंदा भी नहीं रहा तो मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मेरी फैमिली पूरी सर्वाइव हो जाए। और उसमें क्या हुआ कि वो अचीव हुआ, तो मैंने बोला चलो लिख लेते हैं और पब्लिश करते हैं। तो ऐसे थॉट में आया ये स्लम टू मिलेनियर फिनिक्स राइजिंग बुक में मैंने अपने बचपन से, मतलब मेरे पेरेंट लातूर से सिर्फ डॉट सिचुएशन में 1972 का महादुष्काल या अकाल बोलते हैं कि वहाँ से आए, पूना आए। पूना में उन्होंने प्लेटफॉर्म पर सो के बाद में फिर स्लम में शिफ्ट हुए। मतलब बिजनेस उनका फैमिली या घर मतलब प्लेटफॉर्म था। बाद में हम पैदा हुए, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है जर्नी। फिर मैंने क्या क्या किया, कैसे पढ़ाई की, कैसे इस बिजनेस में आया। और ये बुक या मेरी स्टोरी का सबसे बदलाव वाला दिन कौन सा था, जहाँ से ये एक्चुअल राख जो बोलते हैं फिनिक्स राख से जो जर्नी स्टार्ट की थी मैंने, टिल 2004 मैं लाइफ में सीरियस नहीं था। चल रहा था, गर्लफ्रेंड थी, सब कुछ चल रहा था, कुछ बड़े सपने नहीं थे। 2004 में 26 जून 2004 में हमारी फैमिली में कजिन ब्रदर के साथ झगड़ा हुआ। वो झगड़ा फिर रात को, उसी एक दिन पहले छोटे भाई की शादी हुई थी, कि मुझे तो लो मैरिज करना था, इसलिए मैंने बोला कि तू पहले कर ले, मेरा नहीं होने वाला जल्दी। तो
उसकी शादी थी और दूसरे दिन कजिन ब्रदर ने हम पर अटैक किया। तब मेरा ये हाथ फ्रैक्चर था, सर पर 18 स्टिचेस थे, रॉड मारा था और मैं एडमिट था चिंचवड़ में, पिंपरी में यशवंतराव चौहान हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उस रात हमारा बिल आया था 1400 रुपीज़ और वो 1400 रुपीज़ भरने के लिए पैसा नहीं था। वो रात पूरी मैंने रो रो के निकाली थी वो रात। और उस रात को मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं आगे जिंदा रहूँगा तो जिंदगी में पैसा नहीं है, ये मेरी लाइफ में दोबारा दिन नहीं आएगा। उस रात को जब मैं रो रहा था तो मैं पहले सोया या मेरी आंखों से आने वाला पानी पहले बंद हुआ, वो याद नहीं मुझे। वो रात इतनी मतलब भयान या भयानक जो बोलते हैं वैसे थी कि पूरी अंधेरी रात, लाइफ चेंजिंग मोमेंट कि पूरी मुझे खत्म करने वाली रात थी। और वो रात नहीं आती तो ये फिनिक्स राइजिंग आती नहीं। तो वो दिन मैंने देखा है और उस दिन का जिंदगी में मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि ऐसी बारिश थी। और जब भी आपके अच्छे या सुखी दिन बोलते हैं ना, खुशियों के दिन, उसी में कहीं पर एक अशुभ घटना या जो बोलते हैं ना कि एक भयानक कुछ तो होने वाला छुपा रहता है, आपकी खुशियों पर वो पूरा पानी फेर देता है। उस दिन या तो मैं सामने वालों को मार देता या खुद मर जाता, और वो दोनों भी होता तो मैं मतलब नहीं बनता। और उसी चक्कर में फिर जो मैंने बिलीव इन योरसेल्फ, वो जो आया ना कि मुझे बनना है, कुछ तो बनना है, फिर मिलेनियर भी बन गया। आज 470 करोड़ तो इनकम तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं है चेंज। वेरी इंस्पायरिंग सर। तो वो रात 26 जून वाली, वो अगर मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं नहीं बनता। और मैं सबको वही बोलूँगा कि परेशानी, समस्या, बुरे दिन ये आपको कुछ तो अच्छा बनाने के लिए आते हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करके उससे सीख लेनी चाहिए कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ या पर्पज़ क्या है। और उसको अगर मैं नेगेटिव एंगल से ना देखे, पॉजिटिव एंगल से देखूं, तो ज़िंदगी बन सकती है। तो हर बुरा दिन, हर बुरी घटना रियल में बुरी नहीं होती, वो आपको उतना स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। अगर वो झगड़ा हमारी फैमिली में नहीं होता तो आज भी मैं लाइफ में सीरियस नहीं होता, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमा रहा होता, खुश रहता, मैं भी आज स्लम में ही रहता। लेकिन वो रात ने मुझे बदल दिया। मैं दो चीज़ इसे पिक कर रहा हूँ, ये और आपने जो प्रीवियस बोला कि जब आपने बोला कि मेरी पढ़ाई, जब आपने पढ़ाई की, और दूसरा आपने बोला मेरा रिटायरमेंट 42, यानी कि चाइल्ड प्लान और रिटायरमेंट प्लान, ये दो आपने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली आपने इम्प्लीमेंट किया। आपने देखा और आज आप उसको रियल लाइफ में अपने सारे इन्वेस्टर के साथ में, आई एम श्योर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं आपका वो जो जर्नी, खुद की जो आपने जर्नी जी, जो आपने अचीव करी, उसका बहुत अहम रोल होगा, क्योंकि आपने उस जर्नी को जिया है, आपने देखा है, और फिर आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की पढ़ाई हो और रिटायरमेंट हो। उस हिसाब से अगर मैं देखूं, आपका जर्नी का जो बिगेस्ट पार्ट ये है कि आपने यू हैव लिव्ड दैट लाइफ एंड नाउ यू वांट टू एंश्योर कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, उनको ये लाइफ दोबारा नहीं देखना पड़े। हमारी इंडस्ट्री की अच्छी बात ये है कि आज अगर मैं इस इंडस्ट्री को देखूं तो रिटायरमेंट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दिस जनरेशन ऑफ पीपल, जो भी 50-55 साल में उन्होंने प्लान करा नहीं। आप एमएफटी कम्युनिटी को ये क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये रिटायरमेंट प्लान और चाइल्ड प्लान, चिल्ड्रन प्लान मतलब एजुकेशन प्लान, बच्चे का एजुकेशन प्लान, ये दोनों का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर एमएफटी टू बिल्ड देयर बिजनेस एंड टेक केयर ऑफ देयर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट? अभी एक इसमें ना सबसे मेन चीज़ क्या है कि एज अ एमएफडी या एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे ज़िंदगी में क्या लगता है कि मैं कभी मरने वाला नहीं।
इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह तो हो करते हैं। जाएगा। हाँ। दूसरी चीज क्या होती है कि मेरा इनकम कभी भी कम नहीं होने वाला। ये दोनों चीजें हमने ग्रांटेड पकड़ ली कि मेरा इनकम कम नहीं होने वाला, मेरा जॉब नहीं जाने वाला और मैं मरने वाला नहीं। लेकिन कोरोना ने सिखा दिया, आज आप कितना भी कमा रहे हो, मैं कितना भी कमा रहा हूँ मान लो, और मेरा अगर चाइल्ड प्लान मतलब एजुकेशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान मैंने प्रॉपरली नहीं किया और एक दिन अगर मैं उड़ जाता हूँ तो जो बच्चे हैं, मेरी बीवी, बच्चे, माँ बाप, जो भी है डिपेंडेंट, जी। वो मुझे गालियां देंगे या अच्छा करके गया ऐसा बोलेंगे। तो अगर मेरे जाने से अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो गलती मेरी है। यस। तो उसके लिए हर एक पर्सन, मतलब सिर्फ एमएफडी ही नहीं, हर एक आदमी ने ये देखना चाहिए कि जो आज का अर्निंग है वो एक्चुअल पकड़ना चाहिए कि मेरा 50% ही इनकम है। आज मेरा भी एम है, जब मैं डे वन से 10 करोड़ था, 15 करोड़ था, 2014 में तो हार्डली 18 करोड़ था, 2017 में 50 करोड़ हुआ था। तो तब भी मैं पकड़ रहा था कि मेरा एक्चुअल एम आधा है। वो क्यों पकड़ रहा था? क्योंकि अगर मार्केट गिर भी गया या मेरे टॉप 10 क्लाइंट भी निकल गए तो मुझ पर इम्पैक्ट ना हो जाए। तो मैं आधा पकड़ रहा था, मेरा एम है, आधा तो बोनस है। तो जो बोनस वाला एम है उसका मैं पूरा खुद के एसआईपी में डालता था डे वन से। मतलब पहली एसआईपी स्टार्ट हुई थी 2005 में, 500 रुपये। वहाँ से मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट, आज भी म्यूचुअल फंड में 80% है, स्टॉक में 20% है, दूसरा कुछ मैंने किया ही नहीं। एफडी जिंदगी में नहीं की, रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी जिंदगी में नहीं ली, रहने वाला घर है। उसके कारण एट द एज ऑफ 42 मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ। उस दिन मेरे अगर 100 के 100% क्लाइंट निकल भी जाते या मुझे अगर मैं भूला बन जाता कि यार दस गई, तो भी बिजनेस इनकम जीरो भी हुआ तो भी मेरे एसेट जो थे म्यूचुअल फंड, वहाँ से अगर एचडब्ल्यूपी भी की फैमिली ने या मैं मर भी गया तो भी अगर एचडब्ल्यूपी की तो 2-3 लाख रुपए महीने के आते तब 2019 में। तो वो किया पिछले 15 साल में। उसके बाद जो बना, जो आज मेरा एम और एसेट जो है, एम तो 5 गुना बढ़ गया 19 से लेके आज तक, मतलब 4.7 पकड़ लो। और खुद के एसेट्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बड़ी होगी मेरी खुद के एसेट। मतलब जो रिटायरमेंट के एसेट थी उससे मैं 8 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हुआ स्टेप बाय स्टेप, वो 500 रुपये की एसआईपी। तो हर एक एम्प्लॉई, हर एक इन्वेस्टर, हर एक जो भी जॉब कर रहा है उसने ऐसे देखना चाहिए कि मेरा इनकम अगर आज कंपनी ने आधा ही किया होता या इनकम कंपनी या गवर्नमेंट बढ़ाती ही नहीं तो भी मेरी लाइफ चल ही रही थी ना। तो ऐसा पकड़ लो कि मेरा इनकम ही आज आधा आ रहा है और उतनी ही मुझे लाइफस्टाइल रखनी है और बचा हुआ पैसा मैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए डाल दूं, ताकि मैं कुछ सालों बाद, 5-10 साल बाद या 15 साल बाद मैं एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंसी जीरो करूं और जो मुझे चाहिए तब मैं करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एज 50-55 हुआ और आपको जाके बॉस को फिर भी गुड मॉर्निंग सर बोलना पड़ रहा है, वो गालियां दे रहा है, वो टारगेट पूछ रहा है कि टारगेट नहीं हो रहा है, आप समझा रहे हो उसको और फिर भी आप जाके उसको बोल रहे हो गुड मॉर्निंग सर। मतलब फिर आपने क्या किया? 15-20 साल क्या किया? और आज अगर आपकी उतनी औकात भी आपने नहीं बना पाई कि बॉस का आवाज बढ़ने के बाद ऐसा होना चाहिए कि मैं अपना इस्तीफा जेब में लेके घूमता हूँ। और वो कब होगा? आज से स्टार्ट करोगे, 10-15 साल का प्लान करोगे तो होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब छोड़ना ही चाहिए, लेकिन जॉब पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, मुझे बिजी रहने के लिए जॉब करना चाहिए। और जिस दिन भी मुझे लगेगा कि नहीं करना है, ठीक है, रिजाइन, लेकिन उसके लिए वो इम्पोर्टेंट चाहिए। और दूसरा, चाइल्ड एजुकेशन होने के बाद वो बच्चे चाहे आपके साथ रहे या ना रहे, तब भी आपका हाथ ऐसे होना चाहिए बच्चों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ऐसा करना है कि आप कभी भी उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़े, उसको रहना है, रहे, जाना है जाए। लेकिन मेरे पास इतना एसेट होना चाहिए
कि मैं किसी के सामने डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो वो होगा एक्चुअल आज से प्लान करने के बाद। जब टाइम आएगा तब आंखें खोलने से कुछ नहीं होने वाला। आंखें खुलेगी तो सिर्फ आंसू आएंगे कि मैंने ये गलती गलती की। करी है। और मरने के बाद भी जैसे हाँ। कोरोना में जो भी मरे होंगे या जो भी गए, जिनका अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, आज उनकी फैमिली की लाइफ संभालने वाला ना कोई भाई है ना कोई रिश्तेदार है। बट सर आप जो ये पार्ट बोल रहे हैं ये बहुत सुनने में तो अभी लगता है कि बहुत सिंपल है, बट बहुत कम लोग हैं जो इसको आज भी बहुत सीरियसली लेते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोल ऑफ MFD फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने पॉइंट बोला रिटायरमेंट के लिए हमें अभी से सोचना चाहिए, और हम सबको। मैंने आपको MFD पूछा, आपने बोला कि नहीं, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इस मैसेजिंग को आई थिंक MFD कम्युनिटी को अपने सारे इन्वेस्टर को लेके जाना होगा और बहुत स्ट्रांगली इसको पुट अक्रॉस करना होगा कि नहीं, रिटायरमेंट का प्लान आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्लान होना चाहिए। यस। एक मैंने आपके बात करते हुए आपने बोला कि 14 में आपका AUM 10 करोड़ था। 18 करोड़ और अभी 25, यानी कि रफली 11 साल। और मैं उसको देखूं तो अभी 25 गुना के आसपास हो गए, मोटा मोटी 25-26 गुना हो गए। बहुत सारे हमारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जब मैं उनसे आज मिलता हूँ, जिनका AUM 20-25-30 करोड़ है, वो बहुत इंडस्ट्री को लेके बहुत नेगेटिव होते हैं कि अब क्या मेरा, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं। आप एक तरफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ वो बहुत निराश हैं कि डिजिटल आ गया, डायरेक्ट आ गया, मेरा AUM 25 करोड़ है, मैं तो ग्रो नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, और आपसे अच्छा कोई होगा नहीं, क्योंकि आपकी जर्नी पिछले 10 साल में जो जर्नी है, मुझे लगता है बहुत सारे जो हमारे MF डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी जर्नी अगले 10 साल 20 साल इससे भी अच्छी हो। इसके लिए उनको राइट मैसेज देना चाहिए। आप क्या उनको बताना चाहेंगे यदि उनको इस जर्नी में आगे बढ़ना है और अच्छा करना है जैसा आपने किया? तो एक ही बोलूँगा कि जिंदगी में कभी भी बदलाव पेनफुल होता है। चेंज ऑलवेज पेनफुल। तो 2010 में 9-10 में मेरा AUM था 10 करोड़। तब ये इंटरलोड हट गया था। तब तो आदत थी 2% 2.5% अपफ्रंट लेने की। मतलब 10 लाख दिए तो 20,000 आ गया इनकम। तो वो आदत, और एक झटका बैठा कि ट्रेल आएगा और ये इंटरलोड हट गया तो 0.5% ट्रेल आएगा। तब मैंने, और जब डायरेक्ट आया तब मैंने सामने से सभी इन्वेस्टर को मेल भेजा था कि आज से इंटरलोड हटने वाला है, अगर मुझे इनकम नहीं आएगा तो मैं आपको चार्ज करूंगा। तब ये RIA और ये नहीं था, राइट, फीस का वगैरह नहीं था कि मैं चार्ज लूंगा आपसे। ये मेल भेजा था ऑफिशियली सबको। उसके बाद 2010 मतलब डायरेक्ट जो आया, तब भी मैंने सामने से बोला था कि डायरेक्ट प्लान आया है और इसमें और रेगुलर में ये फर्क है। तो जितना आप क्लाइंट के साथ ओपन रहोगे उतना एक तो अच्छा होता है। दूसरा कि जो चेंजेस हम डरते हैं, अभी आज मैं सेबी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो भी वो कर रहा है वो आपके इन्वेस्टर के भले के लिए कर रहा है। वो हमें लग रहा है कि प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन एंड यूजर कौन है? इन्वेस्टर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में तीनों को विन विन सिचुएशन चाहिए। AMC को भी प्रॉफिट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को भी इनकम चाहिए, और इन्वेस्टर को भी अच्छे प्रोडक्ट और वेल्थ क्रिएट होना चाहिए, वेल्थ रिटर्न चाहिए। ये तीनों विन विन होगा तो इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी। अभी इसमें हमने एक्चुअल एग्जाम्पल देना चाहिए खुद का कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया, ये मेरा खुद का पोर्टफोलियो। अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ लो, कोई अलग दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने वेल्थ की। अभी जो डरे हुए MFD, या तब भी हमारे बहुत सारे दोस्त थे, जब एंट्री लोड हट गया तो दूसरे प्रोडक्ट में चले गए, FD बेचने लगे, रियल इस्टेट बेचने लगे कि इस बिजनेस में तो दम नहीं है, अर्निंग नहीं है कुछ। लेकिन वहाँ का अर्निंग और आज का अर्निंग अगर देखा जाए तो ट्रेल गेम चेंजर था।
और तब भी मैं अपने ही MFD फ्रेंड्स को बोलता था कि अगर इस फील्ड में इन फ्यूचर कभी अगर जीरो ब्रोकरेज पर काम करना पड़े तो भी अगर करने की तैयारी होगी तो उस आदमी ने इस बिजनेस में रहना चाहिए। मतलब इसको मैं देखता हूँ ट्रांसपेरेंसी। एक आपने पॉइंट बोला ट्रस्ट, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी। आप बोल रहे हैं कि जो भी है आपने ओपनली अपने इन्वेस्टर के साथ में शेयर किया, आपने कभी हाइड नहीं करी। नहीं, और RGFS या राम गायकवाड़ फिनसर्व जो है मेरी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड अभी जस्ट बनाई है 2 महीने पहले, कि प्राइवेट लिमिटेड का भी डायरेक्टर बन गया ना। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, अभी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बन गया मैं और वाइफ। बताइए सर, विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी। तो ये कंपनी का 3 ही पॉइंट पर सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका ट्रस्ट, मतलब इंटीग्रिटी, और जो विश्वास बोलते हैं, और तीसरा है ओपननेस, या हम उसको पारदर्शिता बोलेंगे। मेरे को ऐसा लगता है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और तीसरा टी है टेक्नोलॉजी। ये हमारे इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर होने वाला है। और मैं आपकी जर्नी देख रहा हूँ तो आपने तीनों को अडॉप्ट कर लिया। और टेक्नोलॉजी की एक बात बोलता हूँ कि ये लास्ट ईयर जो 500 क्लाइंट नए आए, उसमें मुझे ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है, फिनटेक प्लेटफॉर्म, जैसे नाम भी लूंगा तो ग्रो है या जीरोदा है, या स्मॉल केस है या अदर, इनके कम से कम 220 या 230 क्लाइंट मुझे ये प्लेटफॉर्म वाले मिले, 50% ऑफ द कस्टमर्स। हाँ, तो मेरे लिए तो ये अच्छे बने ना, जीरोदा या ग्रो, कि मेरे लिए क्लाइंट बेस वो क्रिएट कर रहे हैं, KYC वो कर रहे हैं, और वो लोगों को आदत लगा रहे हैं 500,000 रुपए की, रेडी कर रहे हैं उसको, रेडी कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान विजिबिलिटी नहीं है या टच नहीं है किसी सामने वाले का, एडवाइजर का या डिस्ट्रीब्यूटर का, तो वो 10 लाख 25 लाख 1 करोड़ पोर्टफोलियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकता। तो उनको आदत आप लगा रहे हो, और उसका बेनिफिट बाद में मुझे मिल रहा है, क्योंकि वहां पर जो आदमी 1000-2000 की SIP कर रहा है या 20-25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, वो वहां से फिर मेरे पास आने के बाद मैं उसका SIP 20-25 हज़ार में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। और ये पॉइंट मेरा क्वेश्चन ही था लास्ट, इनफैक्ट, कि जो टेक्नोलॉजी का मेरा पॉइंट वही तक, ऑलरेडी आपने उसको अडॉप्ट किया, और आपने बहुत सही बताया कि आपके 50% कस्टमर जो आपने पिछले 1 साल में एक्वायर किए, टिपिकली आपका टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, और जो इंडस्ट्री में जो भी लार्ज टेक प्लेटफॉर्म है, फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उनके कस्टमर आपके पास आए। इसमें मैं 2 चीज़ें कॉमन देखता हूँ। एक कि आपने टेक को अडॉप्ट किया, अगर आपने नहीं करा होता ना तो वो कस्टमर शायद आपके पास नहीं आते, क्योंकि उनको टेक का एक्सपीरियंस चाहिए। उनको क्या मिसिंग है, जो कस्टमर किसी फिनटेक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, फिनटेक प्लेटफॉर्म पे वो रेडी हो जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होने के बाद उनकी जर्नी में उनको गाइड करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए, उनको हैंड होल्ड करने के लिए कोई चाहिए। वो कोई फिनटेक प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए रोल ऑफ MFD बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो टेक का एडॉप्शन किया, ये बिगेस्ट कारण था कि वो इन्वेस्टर आपसे जुड़ रहे हैं। वाइल ये अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी, क्योंकि फिनटेक के थ्रू बहुत सारे कस्टमर आएंगे जिनकी 0 to 1 की जर्नी फिनटेक पे होगी, उनकी 1 to 10 की जर्नी वो MFD के थ्रू होगी। और मैं इसको कैसा मानता हूँ कि 0 to 1 की जर्नी इन्वेस्टर की ना रिटर्न पे होती है। वो प्लेटफॉर्म पे आता है, रिटर्न बनाता है। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी ना 1 to 10 की है, वो आप लोगों के थ्रू होती है। इसीलिए MFD का जो रोल है फॉर इन्वेस्टर टू क्रिएट वेल्थ फॉर द लॉन्ग टर्म विल नेवर गो अवे। एंड आपने ये खुद ही पॉइंट बोला, मैं पूछा भी नहीं था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पॉइंट सब्सटेंशिएट आप कर रहे हैं कि अगर इन्वेस्टर को आपने सही एक्सपीरियंस दिया, सही टेक्नोलॉजी दी, आप खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इन्वेस्टर आपको देख रहा है, तो जब उनको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी वो हों, जिस दिन उनको लगा कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आप जैसे लोगों के पास आएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को उस लायक बना लिया। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि इस जर्नी में आपके लिए अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ अनलिमिटेड है। क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 30 साल की मेहनत के बाद सिर्फ 5.5 करोड़ इन्वेस्टर हैं। इतने सारे म्यूचुअल फंड्स, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, इतने सारे बैंक्स, इतने सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, सब मिला के सिर्फ 5.5 करोड़, मीन्स 4% ऑफ इंडियन टुडे यूनिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द कंट्री। So opportunity for us to build our business in such a way
that will remain relevant for next 20 years. It all depends on us, Yes, whether yes. we are willing to change or not. अभी इसमें जस्ट एक लास्ट 3 चीज़ें मैं ऐड करता हूँ। जैसे आपने बोला कि एडवाइज़र या Distributor, whatever. डिस्ट्रीब्यूटर, वो चाहिए, हर एक को चाहिए। अभी रोल उसका कितना इम्पोर्टेंट है? अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धारी थे। Yes. उनको किसी की सुनने की जरूरत नहीं थी, उनको भी सारथी होना चाहिए। उनको सारथी मिला कृष्ण भगवान। Yes. दुर्योधन गदाधारी, मतलब अच्छा था, वो भी ताकत थी, सब कुछ था। एडवाइजर मिला Yes. शकुनी। सबको चाहिए। अभी एक के एडवाइजरशिप से उसका राजपाट सब कुछ बर्बाद हो गया, फैमिली बर्बाद हुई, और एक के एडवाइजर के कारण उसका सब कुछ अच्छा Yes. हुआ। तो वो रोल एडवाइजर का इम्पोर्टेंट है। और सभी इन्वेस्टर या उनको भी बोलूँगा कि आप एडवाइजर या आपका सलाहकार कौन कैसे चूज करते हो और उसमें क्या क्वालिटी देखते हो, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, टेक्नोलॉजी या डिजिटल आज के ज़माने में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज रील्स या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आज अकाउंट देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं। अगर आज किसी भी इन्वेस्टर ने एआई पर भी डाल दिया कि कौन से फंड अच्छे हैं, क्या है, एडवाइजर की जरूरत नहीं है, वो एआई ही दे देगा। लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन या जेनजी जो बोलते हैं हम जिनको, उनके लिए तो आपको वो डिजिटल रूप Yes. लेना ही पड़ेगा। Yes. अभी एक सक्सेस का एक बोलता हूँ, जस्ट 3-4 महीने पहले स्पेन के एक अननोन क्लाइंट है, मतलब वे भी क्लाइंट बने हैं, उन्होंने मेरा पॉडकास्ट वहाँ देखा कि स्लम टू 450 करोड़ एसेट वाला, करोड़पति स्पेन में देखा। स्पेन में देखा। इधर आने के बाद मुझे फ़ोन किया कि उनकी वाइफ ने फ़ोन किया कि मुझे आके आपसे मिलना है, और हस्बैंड नेक्स्ट मंथ में आएंगे, तो हम दोनों आते हैं। जनरल हमारा डिस्कशन कहाँ पर हुआ कि 4 लाख रुपए का मंथली SIP करना है और 3 करोड़ लमसम इन्वेस्ट करना है। मैंने बोला, एक पॉडकास्ट देख के आपको ऐसे कैसे ट्रस्ट आया कि राम को जाके मिले और उससे पैसे के बारे में एडवाइस ले? एक वीडियो देख के। मैं गलत भी हो सकता हूँ ना, कुछ भी बना सकता हूँ। तो वो बोले कि जो वीडियो में आपने जिस एंगल से बात की है और जो इमोशन से बात की है, हमें पहले इसमें ट्रस्ट आया कि ये आदमी बुरा कर नहीं सकता। तो ये अननोन लोग भी आपको देख सकते हैं और आप इनडायरेक्टली हर जगह पहुंच रहे हो। और जहां पर भी MFD को मेरे दोस्त जितने भी हैं उनको और आज देखने वालों को भी बोलूँगा कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना यूज़ करोगे, मे बी वो क्लाइंट आपके पास आज नहीं आ रहा है, लेकिन वो देखते रहेगा, आपको फॉलो करते रहेगा, और जब उसको एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी या जब उसके पास अच्छे पैसे आएंगे तो पहला नाम आपका ही आएगा। वो अननोन एडवाइजर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसने आपको कहीं पर देखा है, वो स्टोरी आपकी देखी है उसने। तो वो आपको गेम चेंजर होगा फ्यूचर लाइफ में। जैसे आज मेरा बिजनेस 99% ऑनलाइन है और पूरी RGFS में सिर्फ मैं हूँ, मेरी वाइफ है और 2 भाई है। बाहर का एक भी स्टाफ नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है, फिर भी चल रहा है। मतलब आज टेक्नोलॉजी या हर क्लाइंट को मिलने की भी जरूरत नहीं है आपको हर बार। तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी को दुश्मन समझते हैं, आपने उनको दोस्त बना लिया। सबसे बेस्ट दोस्त ही है। आगे जाके भी जो कंप्यूटर आया, जिनको नहीं बदलना था उन्होंने कंप्यूटर को गालियां दी, वो ऑब्सोलीट हो गए, वो तो अब है ही नहीं। हाँ, राजीव गांधी के टाइम। राइट। हाँ, नोकिया को खुद पर चेंज नहीं होना था, तो चेंज नहीं होना था। अगर आज कोई डिस्ट्रीब्यूटर चेंज नहीं हो रहा है, वेबसाइट नहीं बना रहा है, मोबाइल ऐप नहीं बना रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर रहा है या डिजिटल प्रेजेंस नहीं दिखा रहा है, तो एग्जिस्टिंग लोग भी उनसे दूर हो जाएंगे, उनसे दूर जाएंगे। किसी बैंक में जाएंगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, किसी सिक्योरिटी वाले के पास चले जाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए हैंडी। उनको चाहिए हर दिन, जैसे हम फर्स्ट गर्लफ्रेंड को देखते हैं ना, फोटो दिखना चाहिए हमको, लाइव मुझे दिखना चाहिए। डेली सुबह उठने के बाद दिखना चाहिए, मैं चाहे निकालूं ना निकालूं। और अगर आपका वहां पर प्रेजेंस ही नहीं है, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे।
ग्रो नहीं कर पाओगे, और दूसरा बिजनेस डाउन जाने में एग्जिस्टिंग वाले लोग भी निकलना शुरू कर देंगे। निकल जाएंगे, क्योंकि वो क्या बोलेगा, आज आपके पास 1 करोड़ 5 करोड़ है किसी क्लाइंट का, और आप डिजिटल उसको नहीं दे रहे हो, कोई और दे देगा उसको ना। कोई एक अपना सिक्योरिटी, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे कंपनीज है जो लिस्टेड भी है, उनके आरएम जाके उनको मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि सर आपका कुछ भी नहीं है, देखो सर आपका कुछ सब नहीं कुछ है। दिखेगा यहाँ। हाँ, यहाँ पर आप सब कुछ दिखेगा, आप खुद निकाल सकते हो, हमारा सपोर्ट मिलेगा, तो आपको एक आदमी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। फिर वो आदमी गया तो क्या होगा, बिल्कुल, हाँ, निगेटिव मार्केटिंग, कि वो डिस्ट्रीब्यूटर अगर नहीं होगा तो आपका पैसे का क्या होगा। वो डर के आदमी सोचेगा ना कि अरे रियल में कुछ होगा, और वो आपका एसेट ट्रांसफर कर देगा। ये जो आपने बोला ना, ये बिगेस्ट लर्निंग है, बिकॉज मैं जब आज मिलता हूँ लोगों से, बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ, और एक पॉइंट जो मैं बहुत क्लियरली देख रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मुझे जैसे काम कर रहा हूँ ऐसे करूँगा, और मेजॉरिटी लोग हैं जो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने जो ये मैसेज दिया ना, आई थिंक इससे अच्छा मैसेज हो नहीं सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाना है, और अपने बिजनेस में वो चेंज लेके आना है, एंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। विद दिस I'll move to the conclusion of this discussion, कि मैं अगर आपकी जर्नी देखूं तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है मेरे को जो दिखा, कि आपका फाउंडेशन ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी पे बिल्ड है, और ये आपके बिजनेस को अभी बहुत आगे लेके जाएगा। टी जो लास्ट टी आपने अभी ऐड किया, जो बहुत सारे लोग अभी नहीं कर रहे हैं, आई एम श्योर दैट विल टेक ऑल ऑफ अस टू द नेक्स्ट लेवल। लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव, 2 लाइन 3 लाइन जो अपने चैनल पार्टनर्स को, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। यस, 2 ही चीज़ें बोलूँगा। एक तो बिलीव इन योरसेल्फ, कि संघर्ष एक साथ लेके चलने वाली चीज़ है, और सपने बड़े होने चाहिए। अगर एक स्लम से आया हुआ लड़का आज करोड़ में कमा रहा है, या 70 करोड़ एसेट मैनेज कर रहा है, तो देखने वाले तो मुझसे ज़्यादा ही टैलेंटेड होंगे और हो सकते हैं, उन्होंने तो ज़्यादा टारगेट रखना चाहिए। दूसरा, कि कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। आज मेरे 99% क्लाइंट मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैथ्स नहीं आता, फिर भी मैं एडवाइज़र हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और सलाह दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि इंटेंशन ही, वो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है, और इंटेंशन सही है, और वो लोगों को भी पता है। तो ये 2 चीज़ है, और सपने इतने बड़े होने चाहिए ना। मैं तो जब 10-15 साल पहले हम सोचते थे कि 100 करोड़ आया मतलब मैं तो राजा बन गया। जब 2-5 मतलब 2008 के क्राइसिस में 4 करोड़ AUM था मेरा। आप सोचते हैं 100 करोड़ हो जाएगा तो मेरा लाइफ बन जाएगा। लाइफ बन गया मतलब बन जाएगा, खत्म। मरने से पहले एक बार 100 करोड़ तो टच करो AUM, और स्टोरी ओवर। इतना ये था, लेकिन आज आपने सपने चेंज कर लिया, आपने बोला सपने चेंज कर लिया। 100 से फिर 500, अभी 500 मार्च का ही टारगेट था, नहीं हुआ, हो जाएगा अभी 500 करोड़। लेकिन आज गाड़ी में आते आते, मतलब आज रिस्क क्या ली मैंने, मुंबई में रेड अलर्ट है, पूना से आया, जो कि पता था कैंसिल भी कर सकता, कैंसिल भी कर सकता था। वैसे ही आते आते एक नया टारगेट मैंने खुद को लिया, कि आज 470 करोड़ है, एग्जैक्टली 10 ईयर्स, 2035 राम गायकवाड़ का AUM होगा 6000 करोड़। ये टारगेट लिया है, और उसके लिए जो भी करना है मैं करूँगा। ना मैं बदलने वाला हूँ, ना मेरी लाइफस्टाइल बदलने वाली है। रिकॉर्ड पे आ गया सर, तो ये आपके ऊपर और ये अचीव करने के लिए और आप मेहनत करेंगे। और हर साल पिछले ऑलमोस्ट 2016-17, मतलब 17 तक तो मेरा ऑफिस भी नहीं था। AMC के ऑफिस में, इंश्योरेंस के ऑफिस में बैठ के मैं काम करता था। 17 तक मेरा ऑफिस भी नहीं था। मतलब आज लोगों को लगता है ना कि ऑफिस का एड्रेस चाहिए, लोग क्या बोलेंगे। मैं 100 करोड़ तो विदाउट ऑफिस तक पहुंचा, उसके बाद ऑफिस लिया, वो भी रेंटेड। और आज भी मैं सिंपल ही रहता हूँ। तो क्लाइंट कोई भी आपके इंटेंशन पर या ट्रस्ट, आप कितना सच बोलते हो, वो समझ में आता है क्लाइंट को। तो ये 6000 मैं तो पहुंचूंगा, क्योंकि ये क्यों पहुंचूंगा, क्योंकि 2017 से ही जब से ऑफिस लिया, हर साल मेरे ऑफिस में एक बोर्ड चिप का
लिया होता है चारों दिशा में, मैं कहीं पर भी घूमूं वो दिखेगा आप। वो दिखेगा। तो हर बार 3 गोल होते हैं, AUM ग्रोथ, न्यू क्लाइंट एंड SIP बुक। ये 3 हर साल बदलता है। ये 3 टारगेट होते हैं। AUM ग्रोथ, मुझे AUM कितना चाहिए नेक्स्ट मार्च एंड में, हाँ, SIP बुक कितने नए कितना चाहिए हाँ। और कितने नए कस्टमर चाहिए। अभी इस साल का है 600 करोड़ AUM करना है मार्च तक। 600 क्लाइंट का मैंने 666 वैसे किया है। 60 लाख का SIP बुक नया, ये टारगेट है। 600 क्लाइंट AUM एंड 60 लाख का SIP नया, तो ये टारगेट है और वो मैं अचीव करूंगा ही, उसके सिवा मैं मर नहीं सकता। आई थिंक सर मैं आज इस ग्रो के इस पॉडकास्ट में, ग्रो म्यूचुअल फंड के पॉडकास्ट में आपने आके जो ये बातें साझा करी, इट्स मोर देन इंस्पायरिंग फॉर मी, यू नो। आई थिंक एक जो आपने बोला ना कि वो दिल से आनी चाहिए, आपका जो आपने शेयर किया ना वो दिल से शेयर किया, इसमें इमोशंस थे, इसमें सच्चाई थी। एंड आई थिंक इस पॉडकास्ट का हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटर के सक्सेस को, उनके इंटेंशन को, उनकी सच्चाई को हम बाहर लेके आएँ। और आपने इतने खुले दिल से आपने इतनी सारी बातें शेयर करी। आई एम श्योर हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, MFDs हैं, वो जब इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और वो जो आपने स्टार्टिंग बोला था, अगर वो 2-3 चीज़ें भी सीख के और अगर उन्होंने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया, तो आज आपका ये एफर्ट्स कि पूना से आपने ट्रैवल किया इस रेड अलर्ट के टाइम पे, वो हमारा सफल होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.